हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम फ्यूचरिस्टिक एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। तो लेट्स स्टार्ट। तो आज जो हमें इसमें टॉपिक्स करने हैं वो है सेक्शन 34 की डेफिनेशन, ठीक है, और इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स कि 34 कब आपका कॉन्स्टिट्यूट होगा, कब नहीं होगा। फिर हमें इससे रिलेटेड 34 से रिलेटेड उसकी जजमेंट्स पढ़नी है। कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं, कब आपका 34 कॉन्स्टिट्यूट होता है, कब नहीं होगा और कैसे कब होगा। और फिर इससे रिलेटेड कि आपको कॉमन इंटेंशन कैसे प्रूफ करनी होती है, ठीक है। और फिर है आपका सेक्शन 149 के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स एंड डेफिनेशन। बेसिकली सेक्शन 149 टॉक्स अबाउट दी कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में हमें क्या डिफरेंस होता है उससे रिलेटेड भी हमें पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सेक्शन 34 की डेफिनेशन पढ़े तो डेफिनेशन ये कहती है कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, यानी कि कोई भी क्रिमिनल एक्ट डन बाय द सेवरल पर्सन मींस यानी कि दो या दो से ज्यादा हो, तभी आपका कॉन्स्टिट्यूट होता है 34। यानी कि इसमें दो तो होने मिनिमम है और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, इन फर्दरेंस का मतलब यानी कि फर्दर का मतलब हो गया यानी कि फॉरवर्ड, यानी कि अपने कॉमन इंटेंशन को अचीव करने के लिए वो कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो हो सके। जैसे ए, बी एंड सी। ए जो होता है वो आपका जहर खरीद के लाया, बी जो है वो पोर करेगा यानी कि उसके जहर को डी की उसमें डालेगा, खाने में डालेगा, और सी जो है वो ये देखेगा कोई और ना आए जब ये सब काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर तीनों का इंटेंशन क्या है, किल करने का। किसको? डी को किल करने का। अब जब वो डी को मारने के इंटेंशन में तीनों की कॉमन इंटेंशन और तीनों एग्री है और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स भी है, तो ये चीज है। अब इसके एसेंशियल्स में पढ़ेंगे। फिर है आपका ईच ऑफ सच पर्सन इज लायबल। अब देखो 34 का मेन मोटिव क्या है। 34 का मेन मोटिव ये होता है कि सबको इक्वली लायबल करना है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4 इन सबको इक्वली लायबल करना है सेम ऑफेंस के लिए, ठीक है। यानी कि अगर 1 को पनिशमेंट मिली 1 साल की, तो 2 और 3 और 4 को भी पनिशमेंट मिलेगी 1-1 साल की। और अगर इनमें से कोई भी एक एक्विटर होता है, एक्विटल मतलब यानी कि अगर केस से बच जाता है, तो चारों के चारों बचेंगे। तो जब भी सेक्शन 34 कहीं पर भी लगेगा तो या तो सारे बाहर निकलेंगे या सारे अंदर रहेंगे, ये मतलब हुआ, ठीक है। फिर आपका बात आती है, एक केस था महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसी से केसेस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स आए थे कि क्या क्या होता है, कब आपका सेक्शन 34 माना जाएगा, कब आपका सेक्शन 34 नहीं माना जाएगा। तो फर्स्ट है कॉमन इंटेंशन, यानी कि वो उनका एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। जैसे 1, 2 एंड 3 इनका इंटेंशन था 4 को किल करने का, तो इनका क्या है, कॉमन है, यानी कि इन तीनों के एक ही माइंड में बात चल रही है कि डी को किस तरह मार दे, ठीक है। फिर है आपका इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि इनके फर्दरेंस के लिए, यानी कि अपने कॉमन अचीव करने के लिए फर्दरेंस करते हैं। फर्दरेंस का मतलब फॉरवर्ड करते हैं। इट मस्ट बी प्रूव दैट द क्रिमिनल एक्ट डन इन द कंसर्ट प्रेसिडेंट एंड द प्री अरेंज प्लान। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। प्री अरेंज प्लान का मतलब यानी कि उन्होंने कुछ किया। जैसे मैंने आपको बताया ए, बी एंड सी, इन तीनों ने एक अपना रोल कर लिया किल करने के लिए डी को। और ए ने कहा कि मैं आपका जहर खरीद के लाऊंगा, बी ने कहा मैं उसे पोर करूंगा, और सी ने कहा कि मैं देखूंगा कि जब बी जहर डाल रहा होगा डी की उसमें डिश में, तो आसपास कोई होना। तो ये तीनों का रोल इक्वली हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर क्या है, इन्होंने प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है। प्री का मतलब पहले, प्रायर प्री एक ही बात हो गई, और तीनों का पहले मीटिंग ऑफ माइंड्स है। जैसे मान लो मैं हूं और मेरा दोस्त है, आपने कई मूवीज में भी देखा होगा, हम कोई एक बात कहते हैं, चल इसे मारते हैं, ठीक है। अब ये चल इसे मारते हैं या मारो इसे, ये प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है, ठीक है। और प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स आपका ऑन द स्पॉट भी बन सकता है, वो एक जजमेंट से आया था, वो भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। तो प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स आपका होना बहुत जरूरी है 34 के लिए। फिर है दे मस्ट बी नॉन ऑल द मेंबर्स, यानी कि सारे लोगों को पता होता है, यानी कि उनमें कम्युनिकेशन ठीक से होना चाहिए, ठीक है। पर 149 में ऐसा नहीं होता। 149 में मान लीजिए अगर भीड़ में कोई एक बंदा यहाँ खड़ा है और बीच में 200, 300, 400 लोगों की भीड़ है, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, चाहे उनके प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स हो या ना हो, तब भी सेक्शन 149 में उसे लायबल करेंगे। अभी सेक्शन 149 में और 134 में हमें डिफरेंस पढ़ना, तब ये वाली बात आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉमन इंटेंशन के लिए आपका ऑल मेंबर्स को प्री प्लान्ड होना चाहिए कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए। फिर है आपका, ये कुछ केसेस हैं, इन केसेस में हमें रिलेटेड बात करनी है क्या हुआ। ये एक पोस्ट ऑफिस वाला केस था, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था। जैसे मान लीजिए इसमें क्या हुआ था कि 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों के चारों जाते हैं एक पोस्ट ऑफिस, वहां पर रॉबरी करने के लिए, ठीक है। जो इसमें 1 का होता है, 1 का रोल ये होता है कि वो बाहर खड़ा होगा, अगर कोई आता है
तो वो 2 और 3 और 4 को इन्फॉर्म करेगा। यहां पर क्या करते हैं, 2, 3 एंड 4 पोस्ट मास्टर को मार देते हैं। अब जब इसे मार देते हैं, जब इनका केस कोर्ट में जाता है, तो 1 ये प्ली लेता है, ये डिफेंस लेता है कि मेरा मर्डर का इंटेंशन नहीं था, मेरा इंटेंशन सिर्फ रॉबरी करने का था, तो मुझे छोड़ दिया जाए। बट अगर मान लीजिए अगर कोर्ट उसमें एग्री हो जाती और अगर 1 को छोड़ देती, तो उन्हें 2 और 3 और 4 को भी छोड़ना पड़ता, क्योंकि इसका यही 34 का यही रोल है कि अगर एक बचेगा तो सब बचेंगे, एक जाएगा तो सब जाएंगे। अब इसमें क्या होता है कि जब ये अपनी प्ली रखता है कि मेरे को छोड़ दिया जाए और सेकंड, थर्ड, फोर्थ को मुझे सिर्फ रॉबरी के लिए चार्ज करा जाए, तो कोर्ट ये कहती है कि नहीं, आप सिर्फ बाहर खड़े थे, पर आपका सीरीज ऑफ एक्ट, यानी कि आप जब यहां से बाहर निकले, आपको पता था कि यहां पर आप रॉबरी करने जा रहे हो, और रॉबरी करने के लिए मे भी वो हथियार भी लेकर गए थे, ठीक है, और आपका काम यही था कि कोई आए तो आप उन्हें आगाह कर दे, तो आपको पता था, आप अवेयर थे। मैंने आपको इंटेंशन वाले सब्जेक्ट्स, इंटेंशन वाली सीरीज में भी बताया था कि कब अगर हमें पता होता है तो वो भी माना जाता है, इंटेंशन आपके कंडक्ट से पता चलता है। तो 1 को पता था कि अगर ये ऐसा करेगा तो उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे, तो इसलिए सेकंड, थर्ड और फोर्थ के लिए भी वो जिम्मेदार है, उनके एक्ट के लिए भी, चाहे उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ बाहर खड़ा था, वो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ने मर्डर कर दिया, तो भी वो माना जाएगा। बट अगर मान लो 1 को नहीं पता था कि अंदर मर्डर करने के लिए जा रहे हैं और मर्डर हो भी सकता है या कोई लेकर जा रहे हैं, तो 1 लायबल नहीं होता। जैसे मान लीजिए 1 बाहर खड़ा था और सेकंड, थर्ड और फोर्थ कोई हथियार लेकर नहीं गए थे और उनका पहले से प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था कि हमने मारना है, ठीक है, पर तब भी इनमें से कोई एक मार देता, तो ये सारे लायबल नहीं होते, ठीक है। तो यानी कि इस कोर्ट में, इस जजमेंट में कोर्ट ने ये कहा था, द कोर्ट सेड दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड्स एंड वेट, अगर कोई बाहर खड़ा हुआ और सिर्फ स्टैंड्स और वेट कर भी रहा है तो भी 34 में लायबल होगा। फिर है ऋषिदेव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें क्या हुआ था कि आपका ये बताया था प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स आपका ऑन द स्पॉट भी बन सकती है। ऑन द स्पॉट का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त दोनों बाइक पे जा रहे हैं, अब हम दोनों जब बाइक पे जा रहे हैं, मेरी किसी से लड़ाई हो गई, मेरा दोस्त अब तक खड़ा हुआ है, उसका कोई रोल नहीं है, और मैंने उसे मारना शुरू कर दिया जिससे मेरी लड़ाई हुई है। अब जब मेरी उससे लड़ाई हुई है, तभी मेरा दोस्त देख रहा है कि वो मेरे जो जिससे मेरी लड़ाई हुई है वो मुझे मारता चला जा रहा है। अब मेरे दोस्त को मैंने आवाज लगाई, चल मार इसे। अब जब मैंने उसे ये बात बोली तो हमारा प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द स्पॉट बन गया, यानी कि उसी सिचुएशन के वक्त में मिल गया। पहले डिसाइड नहीं करा था हमने, पर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स वहीं पर बन गया। अब जब ये हमारी बात वहीं पर बन गई और उसने मुझे मेरे और दोस्त ने उस बंदे को मारना शुरू कर दिया, तो हम दोनों इक्वली लायबल होंगे। अगर हमने कुछ भी करा, अगर हमने उसे मार ही दिया तो मर्डर के लिए हम दोनों इक्वल लायबल होंगे, और अगर हमने उसे आपका ग्रीवियस हर्ट करा तो दोनों हम ग्रीवियस हर्ट के लिए होंगे, ठीक है। फिर है हमारा हाउ डू यू प्रूव कॉमन इंटेंशन। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कॉमन इंटेंशन को प्रूफ कैसे करा जाता है। कॉमन इंटेंशन को प्रूफ करने के लिए आपका होना चाहिए कि जैसे मान लीजिए ये जज साहब है, ठीक है, ये प्रोसिक्यूशन है और ये अक्यूज्ड है, अक्यूज्ड 1, अक्यूज्ड 2, ठीक है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा होंगे तभी सेक्शन 34 लगेगा। अब प्रोसिक्यूशन क्या करता है कि उसकी ड्यूटी होती है, कोई भी क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, जो केस लाता है उसी के ऊपर बर्डन होता है कि वो प्रूफ करेगा गिल्ट किसका, अक्यूज्ड का। ये रूल चलता है, कॉमन रूल है, ठीक है। अब प्रोसिक्यूशन के ऊपर बर्डन होता है कि वो इन दोनों का प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स दिखाए, ठीक है, क्योंकि इसमें लिखा कि इसका प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी बनती है कि ये दिखाए कि ए और 1 की जो थी प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स था, तभी वो सेक्शन 34 उन पे लायबल लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रोसिक्यूशन को क्या प्रूफ करना है कि वॉज प्लान एट मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑफ ऑल अक्यूज्ड पर्संस, यानी कि उन दोनों के दोनों के प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स थे, यानी कि उन दोनों की पहले से इंटेंशन थी। अब ये प्रूफ कैसे होती है, अगर किसी के प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स को प्रूफ कैसे करा जाता है, मैंने आपको इंटेंशन वाली सीरीज में बताया था कि इंटेंशन किसी के प्रूफ नहीं करे जाते, वो आपके कंडक्ट से शो होते हैं, यानी कि आपने जो काम करा है। जैसे मान लीजिए मैंने अपने दोस्त को लगाया मार इसे, तो ये मेरा क्या कंडक्ट है। अब उसके विटनेस होंगे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होगा या कोई आपका ओरल एविडेंस होगा या कोई विटनेस होंगे, वो उससे चीज से प्रूफ होगा कि ये दोनों गए, ठीक है। इसे एक जजमेंट से इसे एक एफआईआर से समझते हैं। इस एफआईआर में क्या हुआ था कि अक्यूज्ड जो था उसकी एक अक्यूज है, इसका नाम है आपका एस, ठीक है, एक मिनट, इसमें अक्यूज्ड है आपका एस, ठीक है, और आपका जो इसमें जो कंप्लेनेंट है वो है ए, और आपका जो इसमें को अक्यूज है यानी कि अक्यूज नंबर 2 जिसे हम कह दें वो है पी। इसमें क्या होता है कि वो एक ए जो है यानी कि जो कंप्लेनेंट है ए, वो अपने दोस्तों के साथ एक पार्क में जाता है, ठीक है, ए अपने दोस्त के साथ पार्क में जाता है,
वहां पर इसे एस मिलता है और एस इसे गोली मार देता है। और आप इसे ध्यान से देखिए, मैंने आपको हाईलाइट करे, एस ने अपने साथी को आवाज लगाकर कहा कि पी इसको पकड़, इसको मतलब यानी कि ए को पकड़, यानी कि कंप्लेनेंट को पकड़। पी नामक लड़के ने भागकर मेरा बायां हाथ पकड़ लिया। पी ने, यानी कि क्या हुआ, अब देखिए यहां पर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स भी उनके सेम हो सकते हैं और दोनों ने एक ही चीज पे एग्री हुए, यानी कि आपका पी को भी पता था कि वो एस जो है वो क्या काम करने जा रहा है, तो यानी कि दोनों के दोनों इक्वली लाइबल होंगे। इसमें क्या लगा था, 307 लगी थी, रीड विद सेक्शन 34, क्योंकि इनके दोनों के प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स है। किसके, आपका पी के और एस के। पी ने क्या करा था, आपका सिर्फ पकड़ा था। अब देखिए एस ने तो गोली चलाई और पी ने सिर्फ क्या करा था, पकड़ा था, तब भी वो इक्वली लायबल होगा 307 के लिए। हाथ पकड़ा एवं एस ने मेरे ऊपर जान से मारने के लिए, यानी कि ए अपनी बात बता रहा है कि एस ने मेरे पे मारने के इरादे से, नियत से गोली चला दी, जो मेरे दाहिने कंधे को पे चोट लगी और एस उसके और साथी वहां से मोटरसाइकिल से लेके भाग गया। अब देखिए सिनेरियो समझिए, यानी कि क्या हुआ था कि दो थे, एक था आपका पी और एक था एस। ये एक्यूज 1 हो गया, ये एक्यूज 2 हो गया। इन दोनों का इंटेंशन था कि वो उसको मारे, किसको मारे, ए को मारे, ठीक है। अब क्या हुआ, सिर्फ पी ने तो सिर्फ ये गोली तो एस ने चलाई, पी ने सिर्फ क्या करा, उसे पकड़ा, तो क्या दोनों इक्वली लायबल होंगे, यस, दोनों पे 307 लगेगी। क्यों लगेगी, क्योंकि इन दोनों का इंटेंशन एक था, कॉमन इंटेंशन था, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, यानी कि फर्दरेंस ऑफ इनका मतलब इनका एक इंटेंशन था उन दोनों उसको मारने का, उसमें वो अचीव भी हो गए थे। अब हम पे पढ़ना है सेक्शन 149। देखिए सेक्शन 149 में और 34 में सिर्फ एक फर्क है कि इसमें प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं होते, ठीक है। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड पर कॉमन ऑब्जेक्ट इनका सेम होता है, जैसे कि रॉइट्स में आपका बहुत लगता है, इसमें अनलॉफुल असेंबली होना जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपका 5 पर्सन होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि इसमें पहले एसेंशियल्स पढ़ते हैं फिर डेफिनेशन पे आते हैं। सेक्शन 149 के लिए क्या जरूरी है, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली की जो डेफिनेशन है वो आपका सेक्शन 141 में दे रखी है। 141 को अगर आप खोलना चाहे तो खोल के देख भी सकते हैं, इतना कुछ खास नहीं है उसमें। ये 141 में बस इतना सी बात ये दे रखी है कि 5 बंदे होने चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए, और कोई वो 5 बंदे इसलिए इकट्ठे हुए हैं, कुछ अनलॉफुल करने के लिए हुए हैं। उसमें 1 2 3 एंड 4 5 बहुत सारे दे रखे हैं, पर उसकी कोई एसेंशियल नहीं है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि एनी ऑफेंस। अब कोई भी ऑफेंस करने के लिए 5 बंदे, मिनिमम 5, मैक्सिमम कितने भी इकट्ठे होते हैं, तब ये आपकी धारा लगती है, ठीक है। अब इसमें है कि अगर 149 के अनलॉफुल असेंबली होने के लिए आपका पहले तो 5 बंदे होने चाहिए। दूसरी बात क्या है कि क्रिमिनल एक्ट के लिए खड़े होने चाहिए, यानी कि उनकी जो असेंबली होनी चाहिए वो कोई क्रिमिनल एक्ट करने के लिए हुई हो, ठीक है। एक्ट इन द प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट असेंबली ऑफ सच विच वाज लाइकली टू बी कमिटेड इन द प्रोसिक्यूशन कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट सेम हो। अब कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, देखिए कॉमन इंटेंशन में हमने पढ़ा था कि प्री अरेंज ऑफ माइंड होना चाहिए, यानी कि मेरे को और मेरे दोस्त को पता कि हम क्या करने जा रहे हैं, बट कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता। कॉमन ऑब्जेक्ट में हम किसी को जानते नहीं है। जैसे आपको मैं एक समझाता हूं, ये देखिए एक भीड़ में ये आदमी खड़ा है, ठीक है, ये ए है, मैं इससे 1 किलोमीटर दूर पे खड़ा हूं, ठीक है, और मैं यहां खड़ा हूं, ये बी है, ठीक है। अब हम दोनों की जो है वो अनलॉफुल असेंबली के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये आपका रॉइट्स वाले केसेस में ज्यादा लगता है, ठीक है। भीड़ में खड़ा हुआ ए बंदा और बीच में आपके इतने सारे बंदे होने के बाद भी बी में यहां पर हम सबका एक कॉमन ऑब्जेक्ट है कि हमें अनलॉफुल काम करना है, और हमारा प्राइम मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है कि हमने कोई पहले से डिसाइड नहीं कर रखा कि हमें ये करना है, पर हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि आज हम कुछ यहां पर ऑफेंस करेंगे, ठीक है। कोई भी ऑफेंस है, मिसचीफ हुआ आपका, यूएपीए में टेररिज्म से रिलेटेड कुछ हुआ, कोई भी एक्ट हुआ जो हम करने के लिए आए, क्रिमिनल एक्ट करने के लिए आए, मेन है क्रिमिनल एक्ट नहीं होने, ठीक है। मेंबर्स हैव वॉलंटरी जॉइंट अनलॉफुल, और वॉलंटरी होने चाहिए। वॉलंटरी का मतलब यानी कि सर्व इच्छा से आए हो अपनी, यानी खुद की इच्छा से आए हो। अगर मान लीजिए उन्हें कोई जबरदस्ती लेकर आया तो नहीं माने जाएंगे। न्यू द कॉमन ऑब्जेक्ट, और उनका कॉमन ऑब्जेक्ट सेम हो। देखिए कॉमन इंटेंशन में हम दोनों एग्री थे, एग्री थे कि हम मारेंगे, तो कॉमन ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है। कॉमन ऑब्जेक्ट में हम बस पहुंचे हैं, भीड़ में वहां पर वो खड़ा हुआ आदमी और यहां खड़ा हुआ आदमी, उनके ऑब्जेक्ट अगर सेम है कि हम आज कुछ कांड करेंगे यहां पर, तो ये तब लगता है। मेयर प्रेजेंस, सिर्फ मेयर का मतलब होता है ओनली मेयर प्रेजेंस एंड शेयरिंग ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि सिर्फ प्रेजेंस होने से ही आपके ऊपर सेक्शन 149 लग जाएगा। मान लीजिए मैं और एक और आदमी है, ठीक है, हम दोनों किसी को जानते नहीं है, ना मैं उसे जानता ना वो जानता, हम दोनों किसी भी अनलॉफुल असेंबली के लिए इकट्ठे हुए, अनलॉफुल असेंबली के लिए, यानी कि अनलॉफुल क्या, यानी कि कोई लॉ अगेंस्ट द लॉ काम करने के लिए हम वहां इकट्ठे हुए हैं और हम जानते नहीं है। मान लीजिए वो एक दुकान तोड़ रहा है
और मैं किसी की गाड़ी तोड़ रहा हूं, तो हमारा काम क्या हुआ? हम दोनों का काम यही हुआ कि आज हम यहाँ पर मिसचीफ करेंगे या कुछ भी करेंगे, मर्डर करेंगे, अनलॉफुल के लिए इकट्ठे हुए, पर हम दोनों का प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं है, तब भी हम दोनों इक्वली लायबल होंगे। और जितने भी होंगे, क्योंकि 5 से ज्यादा पे लगती है, तब ये जब 5 से ज्यादा लोग होंगे तभी ये सेक्शन आपका पिक्चर में आता है। अब कुछ केसेस थे, उसमें ये बताया था कि इसमें ये पहला केस था मुथु नईकर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इसमें क्या हुआ था? पर्सन हु इज प्रेजेंट इन द लॉफुल असेंबली, जो पर्सन आपका अनलॉफुल असेंबली में प्रेजेंट था, क्यूरियस फैक्टर डज नॉट बिकम अ, देखिए मान लीजिए क्या होता है, कोई एक अनलॉफुल असेंबली इकट्ठी होती है और भीड़ जा रही है, आपकी रॉइड्स वाली भीड़ जा रही है, और उसमें मैं ऐसे खड़े होकर देखता हूं कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब वहां पर सिर्फ मैं वहां पर सिर्फ खड़ा हूं, अब पुलिस आती है, मेरे को उनके साथ उठा के ले जाती है, ठीक है। अब यहां पर प्रूफ मुझे ये करना है कि मैं तो सिर्फ खड़ा हुआ था, मेरा अनलॉफुल असेंबली का ऑब्जेक्ट नहीं था, हम कोई तोड़ा फाड़ी मारने पीटना या किसी कुछ कोई ऑफेंस करने के लिए खड़ा नहीं हुआ था, बस एक मान लीजिए आप कोई भीड़ जा रही है। टैंगो चार्ली मूवी में देखा होगा आपने, टैंगो चार्ली मूवी में क्या हुआ था कि मिलिट्री वाले गोली चलाने शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब वो जब गोली चला रहे होते हैं तो उनमें से जो एक इनोसेंट पर्सन होता है वो मर जाता है, क्योंकि बस वो वहां से गया होता है। अब जब वो वहां से जा रहा होता है, वो एक आपका क्या है, क्यूरियस स्पेक्टेटर होता है, मतलब यानी कि भीड़ को देखने वाला, ठीक है। तो क्या उसे अनलॉफुल असेंबली के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं आप? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक खड़ा हुआ है, ठीक है। डज नॉट बिकम अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अनलॉफुल असेंबली का वो पार्ट नहीं होगा, ठीक है। एक और केस था जिसमें था मेयर प्रेजेंस। अब देखिए सिर्फ प्रेजेंस, यहां पर देखिए दोनों एग्जांपल्स में अगर दोनों केसेस में आप फर्क समझे तो वो यहां पर सिर्फ वो देखने आया है, ठीक है भाई क्या हुआ, बस ऐसे एक देखने आया था। और यहां पर क्या है कि वो प्रेजेंस है, ठीक है। मान लीजिए मेरा दोस्त कहता है चला आज दंगे करने चलते हैं, अब मैं सिर्फ वहां पर खड़ा हो गया और मेरा दोस्त सब कुछ तोड़ता जा रहा है, पर मुझे पता है कि मैं आज यहाँ पर क्यों खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, और मेरे को पता है कि आज मैं ये सब कुछ टूटेगा, ये सब कुछ होगा, तो यहाँ पर मेरी सिर्फ प्रेजेंस से ही मैं अनलॉफुल असेंबली के लिए जिम्मेदार हो जाऊंगा। दोनों सेक्शन 34 हो या 149 हो, दोनों का सेक्शन का एक मतलब है कि अगर 1, 2, 3 एंड 4 और 5, क्योंकि 149 तो आपका 5 से ऊपर लगेगी, अगर एक भी जिम्मेदार होगा, अगर 5वां जिम्मेदार है, ठीक है, तो चारों के चारों और भी जिम्मेदार होंगे, और अगर ये बचा तो सारे बचेंगे। यही दोनों सेक्शन का मोटिव है, ठीक है। उसके लिए आपका प्रेजेंस होना भी जरूरी है, और उसमें प्रायर मीटिंग ऑफ सेक्शन 34 के लिए प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स भी होना जरूरी है। 149 में ऐसा जरूरी नहीं है। अगर भीड़ में 1 किलोमीटर दूर की भीड़ है और वो वहां पर खड़ा और मैं यहाँ खड़ा हूं, हम दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है कि आज हमें दंगा करना है यहाँ पर या कुछ तोड़ा फाड़ी करनी है, तो भी हम पे लग जाएगा। ये केस हुआ था, ये लखीमपुर का आपने सुना होगा, बड़ा फेमस केस था, जिसमें अभी हाल ही में हुआ था। उसमें क्या होता है कि वो एक बीजेपी के मंत्री होते हैं, वो गाड़ी चला देते हैं, ठीक है, सच है झूठ है हमें भी नहीं पता, पर वो गाड़ी चला देते हैं। अब इसमें कौन कौन से सेक्शन लगते हैं? 147, 148, 149, ये दोनों तो आपका रॉइड से रिलेटेड है, हमें 149 पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपको 6 पैराग्राफ देखे तो उसमें क्या है? When the farmers were returning from their homes, they protested over the respondent. Respondent मतलब accused मान लीजिए, क्योंकि अपील गया तो अपील में respondent होता है। Accused along with his associates. Accused यानी कि A1 और उसके associates से, तो यहाँ मान लीजिए आप हम मान लेते हैं 4 थे, तो 4 और ये कितने मिला के हो गए 5, ये 5 हो गए। Who were in the aforesaid 3 vehicles, let's drop into the crowd. ये क्या करते हैं कि वो जो गाड़ी होते हैं, गाड़ी को तेज चला के क्राउड के ऊपर चला देते हैं, जैसे आज इन्हें सबक सिखाऊंगा, और सीधा चला देते हैं। वो 5 मतलब 3 गाड़ियां थी जिसमें 5 से ज्यादा ही लोग होंगे, और वो सारे के सारे गाड़ी चला देते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है, 149 क्यों लगा? आप ध्यान से सोचिए कि ये गाड़ी है, गाड़ी 1, गाड़ी 2, गाड़ी 3, इसमें मान लीजिए आपका कम से कम नहीं तो एक गाड़ी में भी 5 बंदे हुए, तो यानी कि टोटल 15 लोग हो गए, क्योंकि यहाँ पर एसोसिएट्स वर्ड लिख रखा है, तो इट मींस वहां पर है। अब यहाँ पर प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स का भी टाइम नहीं मिला इन्हें। आप एक बात है, आज तो आज मैं गाड़ी चढ़ा दूंगा इनके ऊपर, ऐसे इमेजिन करके देखिए, और ये क्राउड है, ठीक है, ये क्राउड है, ना इसने सोचा ना इसने सोचा ना इसने सोचा, और ये जो इनके पीछे, क्योंकि गाड़ी तो एक ही बंदा चला रहा होगा तीनों गाड़ियों में, ठीक है, एक यहां पर चला रहा होगा, एक यहां चला रहा होगा, एक यहां भी चला रहा होगा, और जो पीछे बैठे हैं, ठीक है, वो भी। अब ये सारों के इंटेंशन ये है कि कॉमन ऑब्जेक्ट इनका यही है कि आज हम मार ही देंगे, क्योंकि अगर आप मान ली, और इनके प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स में नहीं हुआ तो 34 में तो लायबल हुए नहीं है, तो ये किसके लिए लायबल हुए? ये हुए आपका सेक्शन 149 के लिए, क्योंकि ये 5 से ज्यादा थे, ठीक है, इसलिए ये आपका सेक्शन 149 के लिए लायबल हुए। इसलिए अब हमें डिफरेंस पढ़ना है सेक्शन 34 और 149 में डिफरेंस क्या है। उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस और बताना चाहूंगा कि सेक्शन 34 और 120 बी में क्या डिफरेंस होता है। ये आपको अभी 120 बी में आपका
जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा। पर 120B ये होता है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मींस यानी कि दो या दो से ज्यादा लोग आपका किसी इलीगल एक्ट के लिए एग्री होते हैं, कि जैसे मान लो मैं और मेरा दोस्त है, हम कहते हैं कि आज सरकार गिरा देंगे, आज बम फोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हम क्या, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र, जिसे अगर हिंदी वर्ड में बोले षड्यंत्र। अब सेक्शन 34 भी यही बात करता है कि अगर हम दोनों इंटेंशन से गए तो तोड़ देंगे। पर दोनों में फर्क क्या है? देखिए 120B में अगर मान लीजिए ये एक बंदा है, ठीक है, ये पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहा है और ये ताज होटल वाला लेते हैं एग्जांपल, ठीक है। जो ताज होटल में क्या हुआ था, ये ताज होटल ये है, ताज होटल में आतंकवादी इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे। किससे इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे? पाकिस्तान में से किसी आदमी से, ठीक है। अब क्या होता है कि ये तो 34 के लिए तो जिम्मेदार होंगे और 149 के लिए भी जिम्मेदार होंगे, पर क्या ये पी को हम मेरे को पी, ये जो पाकिस्तान में जो आदमी बैठा था इसको भी जिम्मेदार करना है, यानी कि इसको भी किसी तरह फंसाना है। तो अब क्या होगा? देखिए ऑन द स्पॉट तो ये प्रेजेंट नहीं था, तो 34 तो लगेगी नहीं, क्योंकि 34 के लिए आपका ऑन द स्पॉट प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और पी और 149 के लिए भी प्रेजेंस होना जरूरी है, क्योंकि दोनों में जब आप प्रेजेंस होंगे तभी तो आपके ऊपर 34 149 लगेगा। तो मैं इसको जो पाकिस्तान में बैठा था इसको कैसे लाइबल करूंगा? इसे मैं करूंगा 120B में। अगर मुझे इसे जिम्मेदार बनाना है, ठीक है, इसे मान लो मुझे इस ऑफेंस में सर्कल में लेना है, तो मैं 120B में लूंगा। तो आपने क्या समझा कि सेक्शन 34 और 149 में प्रेजेंस होना बहुत जरूरी है, बट 120B में प्रेजेंस होना जरूरी नहीं है। अगर मान लीजिए एक अक्यूज बहुत दूर बैठा हुआ है और वो वहां से इंस्ट्रक्शंस कर रहा है कि ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो, ये कर दो, यानी कि वो ऑन द स्पॉट तो प्रेजेंट नहीं है ना, तो फिर कैसे होगा? ऐसे होगा, उसे हम 120B में लाइबल करेंगे, ठीक है। एक और चीज, जब सेक्शन 149 आपका लगता है तो 34 भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट आपका 34 जो होता है वो ऑफेंस नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अगर किसी के ऊपर कभी 34 लगा है तो उसको वो एक 34 खुद में ऑफेंस नहीं है, डिफरेंस से पढ़ते हैं। सेक्शन 34 इनमरेट्स अ मेयर प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी एंड क्रिएट्स अ नो ऑफेंस, यानी कि देखिए यहां पर ही लिखा हुआ है कि कोई ऑफेंस क्रिएट नहीं करता, बट अगर कोई आपका अनलॉफुल असेंबली के लिए इकट्ठा होता है, 149 खुद में एक ऑफेंस है, यानी कि इसमें सजा दे रखी है, जो भी वो ऑफेंस करते हैं उसके हिसाब से उन्हें सजा मिलती है। पर 34 में कोई ऑफेंस का पनिशमेंट नहीं है। आप सेक्शन 34 की अगर नीचे देखोगे तो उसमें कोई पनिशमेंट 3 साल, 2 साल, 1 साल ऐसा कुछ नहीं दे रखा होगा। क्यों? क्योंकि 34 आपका एविडेंस के लिए यूज करा जाता है, बस जिम्मेदार करने के लिए, एविडेंस की पर्पस से। पर 149 के नीचे आप देखोगे तो उसमें अलग से सजा भी दे रखी है। सेक्शन 34 रिक्वायर्स 2 पर्सन। सेक्शन 34 के लिए कम से कम मिनिमम 2 होने चाहिए, ठीक है। और 149 के लिए आपका कितने होने चाहिए? 5 पर्सन होने चाहिए, ठीक है। अब बात बताइए, जैसे ये 1, 2, 3, 4 और 5 है, तो 5 बंदे अगर मान लीजिए किसी तरह से ये 5 बंदे हैं, अब ये 5 बंदे के लिए क्या 34 लग सकता है? आंसर इज नो। जब 5 बंदे हो जाएंगे, ठीक है, तो ये आपका इंटेंट और प्रायर मीटिंग पॉइंट से तभी आप पे 149 लग जाएगी। पर अगर ये फिफ्थ वाला नहीं हुआ, ठीक है, तो ये आपका 34 ही लगेगी बस। सेक्शन 34 रिक्वायर्स कॉमन इंटेंशन। इनमें कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, यानी कि ये सबको पता होना चाहिए हम क्या करने जा रहे हैं। सेक्शन 141 रिक्वायर्स कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि मतलब एक दूसरे को ना भी जानते हो, या किसी का नहीं पता होता कि वो ये करेगा या वो करेगा, यानी कि कोई मिसचीफ करेगा या कुछ नहीं करेगा, तब भी आपका इंटेंशन माना जाएगा। सेक्शन 34 रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन। वही बात आ गई कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यानी कि आपका कोई रोल होना चाहिए। मैं जहर दूंगा, तू जहर खरीद के लाएगा, तू आसपास नजर रखेगा, ठीक है। तो ये तीनों के इंटेंशन, हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन है, यानी कि हमने एक्टिवली पार्ट लिया। सेक्शन 149 इज अट्रैक्ट इवन अ मेंबरशिप अनलॉफुल असेंबली। बस मैं अनलॉफुल असेंबली में बस खड़ा हूं, मेरे आसपास वाले सारे तोड़ रहे हैं और मुझे पता है, और मैं बस खड़ा हूं और इंटेंशन एक बस देखने आने वाला में से नहीं हूं मैं, सिर्फ आपका तोड़ा फाड़ी में उनको खड़ रहे हैं और मैं तब भी खड़ा हुआ, ठीक है, तो भी मैं आपका 149 में लायबल हो जाऊंगा। सेक्शन 34 ऑल द पर्सन इन्वॉल्व इन कमिटिंग द क्राइम आर इक्वली लायबल। अगर 34 में कोई करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 1, 2, 3 एंड 4 अगर कोई क्राइम करते हैं तो चारों के चारों लायबल होंगे। और सेक्शन 149 बात करता है ऑल द पर्सन इन्वॉल्व इन कमिटिंग द क्राइम मे और मे नॉट बी इक्वली लायबल, यानी कि अगर 149 के लिए बोले तो वो इक्वली लायबल कभी हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते, उनका रोल देखा जाता है, ठीक है, कि मतलब उन्होंने कोई ऐसा रोल प्ले करा है कि मर्डर के लिए या उनके इंटेंशंस केस टू केस रिलाई करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन। और अगर आपको हमारे पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे।
थैंक यू सो मच।